अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 2 का टॉपिक देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इससे प्रीवियस हमने टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास ना वेक्टर को प्रोडक्ट जो होते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तब रिजल्टेंट या हमारे पास दो तरह का आता है। एक हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का बारे में पढ़ा था कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो रिजल्टेंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है या वेक्टर क्वांटिटी आती है। अगर तो रिजल्ट जो है ना हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो हमने उसको नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। और उसको हमने डिटेल में देखा था, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। लेकिन अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इसी चीज को वो डिफाइन करे, कहते हैं व्हेन एवर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज के जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें वो आपको वेक्टर ही क्वांटिटी एज अ रिजल्ट दे तो वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। कहते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान जो यूजुअली वेक्टर होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के जरिए, ठीक है। क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मतलब दो वेक्टर्स है ना, अगर मैंने इनका वेक्टर प्रोडक्ट शो करना है तो मैं इनके दरमियान क्या करूंगी, क्रॉस रिप्रेजेंट करूंगी। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, मुझे ये होता है हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ए और बी, मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लिया। इसका मतलब क्या है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब कोई भी चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चे, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब इसमें यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, बी हमारे पास सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और हमारे पास थीटा साइन थीटा बेसिकली क्रॉस की जगह आ देगा, वो एंगल है इन दो वेक्टर्स के दरमियान। तो ये ओवरऑल जो है ना, ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। एन कैप हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट बी वेक्टर आए तो वेक्टर में मुझे दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। ये जब आप सारी चीज़ें ना, ये आपको नंबर देगा, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन एन कैप हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज कर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, जिनके दरमियान एंगल थीटा है। तो यहाँ पे फिगर भी प्रेजेंट कर रहा है कि सपोज करें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इनके दरमियान कोई एंगल थीटा है। आपने इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान कैसे क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास ए जो है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। अब यहाँ पे हमारे पास एन कैप क्या है, वो बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है कि जो वेक्टर आएगा, जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल थीटा। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ तो इनका जो प्रोडक्ट लेने से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो उसकी डिफरेंट किसी और डायरेक्शन में होगी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। कहते हैं वो डायरेक्शन जो हम फाइंड आउट करते हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, कहते हैं जो डायरेक्शन होती है ना हमारे पास, जो रिजल्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट का, उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेक्टर ए और बी के। मतलब जिस डायरेक्शन में ए और बी होता है ना, इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, मतलब 90 डिग्री के साथ होती है। तो बेसिकली एन कैप क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है। कहते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, मुझे इसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया जाता है डायरेक्शन को। यहाँ में तो सिंपली उसने रिप्रेजेंट कर दिया ना, ए क्रॉस बी है। आपने जब ए का मल्टीप्लीकेशन ली बी के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट हुई है बच्चे, ये डायरेक्शन ना राइट हैंड रूल के जरिए इस्तेमाल हुई है, फाइंड आउट हुई है। मिसाल के तौर पर सपोज करें ये इस डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर बी है। आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी में मतलब पहले आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, ए एंड बी का। अब किस सेक्शन में होगी, ए बी, मैंने वही आपसे कहा कि हमारे पास इसको ओपन कैसे करेंगे, ए बी, ए की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा हमारे पास इनके दरमियान आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, विद एन कैप। अब एन कैप हमारे पास क्या है, एन कैप बेसिकली इनका डायरेक्शन है कि जो मेरे पास आंसर आएगा, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, इसका डायरेक्शन क्या है। कहते हैं राइट हैंड रूल से हम यूज करेंगे राइट हैंड, जिस डायरेक्शन में आपके पास फर्स्ट वेक्टर है ना, उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स रखते हैं और फिंगर्स को रोटेट करवाएं टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर। जिस डायरेक्शन में आपके पास फिंगर होंगे वो इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, और थंब आपको क्या दे देगा, एन कैप की डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हम लोगों ने रोटेट किस तरह से करवानी है। आपने फर्स्ट वेक्टर, जो भी वेक्टर होगा ना पहला, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के साथ अलॉन्ग आप अपनी फिंगर्स को प्लेस करेंगे और उसको रोटेट करवाएंगे टुवर्ड्स द सेकेंड एंगल, सॉरी टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर। तो जो आपके पास थंब होगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो थंब डायरेक्शन जो है वो हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट की, मतलब इसकी ओवरऑल वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये राइट हैंड रूल है। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाता है राइट हैंड रूल के नेम से, ठीक है। आगे इसकी ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आगे फर्दर आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, या फिर आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे।
मोस्ट कॉमनली हम लोग टॉक के बारे में पढ़ते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है अपोजिशन वेक्टर आर का और फोर्स का, ठीक है। आप सिर्फ इसको याद रख लीजिएगा, आर है तो क्रॉस की जगह साइन थीटा आ जाएगा विद एन कैप। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते हैं, आप सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा जी, आगे फर्दर चैप्टर्स में ना हम इनको देखेंगे भी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में देख लेंगे फर्दर चैप्टर्स में। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास पोजिशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये आर पी साइन थीटा आ जाएगा। अब इसकी अपनी ना प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज जो इसकी है कॉमोटेटिव की, कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास कॉमोटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। कॉमोटेटिव लॉ का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कि अगर आप ए क्रॉस बी लेंगे वो इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। क्यों? क्योंकि बच्चा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। वो किस तरह से उसको देखते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपके पास ए क्रॉस बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, आप ए को बी की तरफ रोटेट करवाते हैं, मतलब फर्स्ट वेक्टर आपके पास ए है, सेकंड वेक्टर बी है, तो आप अपनी फिंगर्स को प्लेस करेंगे अलोंग द फर्स्ट वेक्टर ए और उसको रोटेट करवाएंगे टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, तो आपके पास थंब आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करें, आप अलोंग दी सेकंड वेक्टर, मतलब बी पहला वेक्टर लें, आप अलोंग दी सेकंड वेक्टर अपनी फिंगर प्लेस करें, उसको रोटेट करवाए ए की तरफ, अंदर की तरफ, तो जो हमारे पास फिंगर थंब आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। अगर ए को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे तो थंब अपवर्ड होगा, लेकिन अगर बी को ए की तरफ रोटेट करवाएंगे, अंदर की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यही शो कर रहा है कि अगर ए को बी की तरफ लेके जाएंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी, लेकिन अगर बी को नीचे की तरफ लेके आएंगे, ए की तरफ लेके आएंगे तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, तो डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट हो जाती है, तो वो इक्वल नहीं है। इक्वल कब है, जब ए की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब अगर अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली को हम नेगेटिव ले लेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। मैं यहाँ पे ये कह रहे हैं राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर ए क्रॉस बी जो है ना वो अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो उसको हम नेगेटिव ले, सपोज कर लिया ना कि अगर अपवर्ड है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली को हम नेगेटिव ले लेंगे, तो दोनों की सेम नहीं होगी, एक की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, दूसरे की नेगेटिव डाउनवर्ड होगी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। सेकंड है, कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट अगर टू पैरेलल का या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। पैरेलल वेक्टर्स की अगर बात करें, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है दो वेक्टर्स है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों अगर अलोंग द एक्स एक्सिस है तो दोनों, एक अलोंग द एक्स एक्सिस है तो दूसरा भी अलोंग द एक्स एक्सिस ही है, मतलब दोनों के एंगल के दरमियान के एंगल जीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो अगर साइन जीरो हम प्लेस कर दें, ए क्रॉस बी से ए बी साइन थीटा आ जाएगा एन कैप, साइन की जगह हम क्या करेंगे, थीटा की जगह जीरो, क्योंकि दोनों अगर अलोंग द सेम डायरेक्शन है, तो ये जीरो है तो इस सारी की सारी टर्म जीरो नहीं हो जाएगी बच्चे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा, इसको ना नल वेक्टर भी कहा जाता है, ये वेक्टर है बोल्ड करके लिखा हुआ है, नल वेक्टर इसको बोलते हैं। नल का मतलब होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब जीरो है ना बच्चे, ये सारी टर्म मैग्नीट्यूड जीरो हुई थी लेकिन डायरेक्शन तो स्टिल थी, तो हम कहते हैं नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है लेकिन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ये हमारे पास केस आया जब हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल थे। अगर दो वेक्टर्स जो है ना वो एंटी पैरेलल हो, मतलब अगर लॉन्ग ए वेक्टर जो है वो लॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और बी जो है वो लॉन्ग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो साइन 180 यहाँ पे प्लेस कर देंगे और विद एन कैप उसी तरह से आ जाएगा। विच साइन 180 जब आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये भी जीरो हो जाता है, ये भी जीरो साइड टर्म जीरो हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या जीरो हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन तो स्टिल होगी ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी जब प्रीवियस लेक्चर करवाया था तो मैंने कहा था ये वेक्टर है, वेक्टर को लिखने का ना दो तरीके होते हैं, या तो वेक्टर के ऊपर आप इस तरह से लिख देते हैं ए, उसके ऊपर एरो डाल देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, बोल्ड करके लिख देते हैं किसी भी वेक्टर को, ठीक है, बोल्ड करके लिखा जा सकता है या फिर उसके ऊपर एरो डाल दिया जाता है। आपकी बुक में ना ये देखिए ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पेपर में हमारे पास क्या होता है, मार्कर से बार बार उसको बोल्ड करना या पेंसिल से अगर आप लिख रहे हैं उसको बोल्ड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इनके ऊपर प्रेफरेबली ट्राई कीजिएगा कि एरो साइन डाल दें इसके ऊपर भी, इसके ऊपर। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये देखिए ये बोल्ड हुआ है, ये थोड़ा लाइटर है, इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को आपको किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंट करना हो उसको सिंपल लेटर से लिख देते हैं, सिंपल। तो अगर बोल्ड हुआ है तो मतलब वो वेक्टर है, अगर सिंपल है तो वो मैग्नीट्यूड है। खैर, अगर वो कहते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर की अगर इटसेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए, मतलब अगर मैं वेक्टर ए है, अगर उसी वेक्टर का अपने साथ ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, मतलब ए क्रॉस ए, अब सेम ही वेक्टर है तो इसके दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो, तो ये साइड टर्म अगेन जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये स्टिल क्या होगा, फिर नल वेक्टर होगा, ठीक है। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर का विद इटसेल्फ, वो भी हमारे पास क्या होता है, नल वेक्टर होता है। कहते हैं अगर हम लोग इसको देखें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताया था हमारे पास यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिटी, ठीक है, 1। तो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किए जाते हैं, मुझे डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस अगर कोई पड़ा है ना तो वहां पे मैं डायरेक्शन के लिए आई कैप इस्तेमाल करूंगी।
अलॉन्ग दी वाई एक्सिस अगर कोई मेरे पास वेक्टर पड़ा है तो मैं उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जे कैप इस्तेमाल करूंगी। अलॉन्ग दी जी एक्सिस अगर कोई पड़ा है तो मैं उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए के कैप इस्तेमाल करूंगी। तो ये यूनिट वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए शो होते हैं, ठीक है। तो अगर इन यूनिट वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो वो कैसे लेंगे, मतलब वो क्या वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास वेक्टर बेसिकली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करने के लिए है। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, आई कैप, ठीक है। अब अगर आई कैप का विद दिस सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बच्चे आई कैप है तो दूसरा भी इसी तरफ होगा, अगर जे कैप है तो दूसरा भी जे कैप उसी तरफ होगा। अब मतलब आई क्रॉस आई है तो अगर आई इस तरफ है तो दूसरा आई भी इस तरफ है, तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा, जीरो। साइन जीरो क्या होता है, तो जीरो नहीं होता। तो आई क्रॉस अगर मैं सिंपली आई क्रॉस आई फाइंड आउट करूँ, लेस से इसको फाइंड आउट करती हूँ। मैंने कहा था ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली किसको शो करता है, डायरेक्शन को। इनकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। यूनिटी का मतलब है 1। तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 और 1, और साइन एंगल इनके दरमियान थीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। अब ये देखिए दोनों आई कैप दोनों अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस हैं तो हमारे पास इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0। आई क्रॉस आएगा ना तो मैं साइन 0 लूंगी, ठीक है, विद एन कैप आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चे हमारे पास साइन 0 तो 0 होता है, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी नल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नल वेक्टर मतलब 0 डाल के ना उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है, आधे साइन लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब है इनकी मैग्नीट्यूड 0 होगी, लेकिन हमारे पास क्या होगी, कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। अगर आई क्रॉस आई 0 है तो जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, कहते हैं अगर हम लोगों ने 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेने हैं, कि सपोज करें वेक्टर ए है मेरे पास अलोंग द एक्स एक्सिस और सेकंड वेक्टर मेरे पास अलोंग दी वाई एक्सिस है। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, बच्चे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी साइन 90 आ जाएगा और एन कैप साइन 91 होता है, बच्चे यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये ए बी एन कैप आ जाएगा। तो अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम ले रहे हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब साइन थीटा तो 1 हो गया, अब ये सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर इसको ना हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है। अब मैंने आपको जैसे दिखाया था कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस हम आई कैप इस्तेमाल करते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस हम जे करते हैं, अलोंग द जी एक्सिस हम के कैप इस्तेमाल करते हैं। अब कोई से भी दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं बच्चे, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जे के परपेंडिकुलर होंगे, के आई परपेंडिकुलर होंगे, तो ये सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कहते हैं अगर आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो फिर कैसे आएगा। उसके लिए ना बच्चे आपने क्या करना है, ये एक सर्कल याद रखना है, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये चलना है, आई है, ठीक है, और इससे अगला क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज नहीं बच्चे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ना ये ड्रॉ कर दिया आई जे, उससे अगला और उससे अगला के, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे आई जे के। किसी भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना उसका रिजल्ट तीसरा वेक्टर आ जाएगा। मतलब आई क्रॉस जे होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, के आ जाएगा। जे क्रॉस के होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, आई आ जाएगा। के क्रॉस आई होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अगर इसी सीक्वेंस में चलेंगे ना तो जो रिजल्ट जो होगा वो अगला ही होगा। मतलब ये दो मैं लूंगी तो रिजल्ट तीसरा आ जाएगा, अगर ये दो लूंगी तो मेरे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। लेकिन अगर सम हाउ ये मेरे पास इस सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज में नहीं चलता लेकिन क्लॉकवाइज में चलना शुरू हो जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास के क्रॉस जे आ जाता है, के पहले आ जाता है। अब के क्रॉस जे मैंने कहा है कि हमारे पास बच्चे ये तो उल्टा नहीं हो गया, ये तो हमारे पास क्लॉकवाइज में चलना शुरू किया। अब रिजल्ट तीसरा ही आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो इस सर्कल को याद रखना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, आई क्रॉस जे होगा तो के आ जाएगा, के क्रॉस आई होगा तो जे आ जाएगा, तो इस सो ऑन। लेकिन अगर इसके उल्टा चलता है, के क्रॉस जे आ जाता है तो आंसर माइनस आई आ जाएगा, जे क्रॉस आई होगा तो आंसर माइनस के आ जाएगा। अगर उल्टा चलेगा क्लॉकवाइज में चलेगा तो तीसरा ही होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हमारे पास याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहते हैं अगर हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये मैंने जब प्रीवियस लेक्चर बताया था तो मैंने डिटेल में बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। ये हमारे पास ना वेक्टर रेजोल्यूशन थी जिसमें एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया था कि एक्स एक्सिस लिया था या हमने वाई एक्सिस लिया था, तो हमने कहा था एक वेक्टर है उसको उसके एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो ये इसके एक्स कंपोनेंट थे, वाई कंपोनेंट, मतलब एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। यहाँ पे हमने 2 एक्सिस लिए थे, एक्स और वाई। अगर मैं जी एक्सिस भी लेती तो एक और कंपोनेंट आ जाता है, ए जी आ जाता है, ठीक है, और विद यूनिट वेक्टर के, ठीक है। अब इसी तरह हमने अब दो वेक्टर्स लेने हैं लेकिन उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना है उनके कंपोनेंट्स के दरमियान।
ठीक है। तो पहले मैं वेक्टर ए है तो उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में मैं उसको लिख लूंगी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। क्रॉस इसी तरह से बी है तो बी के मैं कंपोनेंट्स लिख लूंगी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करना है इस्तेमाल। ठीक है, ये मैथ्स का एक रूल होता है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बार लगा लेंगे। अब इन सब में कॉमन क्या बचे, आई जे के। तो ऊपर जो है ना हमारे पास आई लिख लें, फिर जे लिख लें, सॉरी, और फिर क्या लिखें, के। ये तीन हम यूनिट वेक्टर जो है ना वो यूज करेंगे, आई जे एंड के, क्योंकि तीनों में ये सेम थे तो हमने ये तीनों में लिख लिया। ठीक है, अब पहला वेक्टर ए है तो आई के साथ जो कंपोनेंट है वो इसके साथ लिखते हैं ए एक्स, जे के साथ इसका जो कंपोनेंट है वो लिखते हैं ए वाई, के साथ जो इसका कंपोनेंट है वो लिखते हैं ए जी। फिर बाद में कौन सा बी है तो उसके कंपोनेंट्स उसी तरह से लिखे, आई के साथ कौन सा बी एक्स, जे के साथ कौन सा बी वाई, और के साथ कौन सा बी जी। तो आपने उस तरह से एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। जी, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हमने आई की वैल्यू लिखनी होती है। अच्छा, जिसकी वैल्यू लिखनी होती है ना, हम उस कॉलम को भी भूल जाते हैं और उस रो को भी भूल जाते हैं। मैंने वैल्यू किसकी लिखनी है, आई की, तो मैंने यहाँ पे आई लिख लिया। अब इसको लिखते कैसे, उस कॉलम को भी भूल जाना है, उस रो को भी भूल जाना है। आपने ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी जी। तो ये याद रखिएगा कि जिसकी वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आई की वैल्यू लिखनी है तो मैं उसके कॉलम को भी भूल जाऊंगी, उसकी रो को भी भूल जाऊंगी। और हम क्या करेंगे, चार चीज़ें बच जाएंगी तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दरमियान वाली को कैसे लिखते हैं बच्चे, हमेशा जो दरमियान वाली होती है जे की वैल्यू ये नेगेटिव होती है। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे बुक में ना उसने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर दिया। जे की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो जे को आगे लिख लें या पीछे लिख लें वो हम देखते हैं। अब जे की वैल्यू कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। आपने मैंने कहा था जिसकी वैल्यू लिखनी होती है ना उसके रो को भी भूल जाते हैं, कॉलम को भी भूल जाते हैं, तो इसको भी भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे। ठीक है, इसकी रो को भी और इसके कॉलम को भी। फिर हम चार चीजें होती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड से चलेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बी जी। ठीक है, ए एक्स और बी जी, ये थोड़ा सा उसने ना इसको लिख दिया शॉर्ट करके, बहुत ज़्यादा समराइज करके। फिर माइनस, ठीक है, फिर राइट साइड से चलेंगे ए जी और बी एक्स, तो ये आ जाएगा ए जी बी एक्स। ठीक है, ए जी बी एक्स। अब ये हमारे पास जे की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, सेंटर वाली की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। अब ये नेगेटिव है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये वाली प्लस हो जाएगी क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये देखें ये प्लस हो जाएगी, तो ए जी बी एक्स पहले लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस होगी तो ये इसको बाद में लिख दिया। वरना तरीका वही है कि आपने लेफ्ट वाली को पहले मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी जी माइनस फिर राइट वाली को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने के की वैल्यू कैसे लिखनी है, आपने के वाले का कॉलम भूल जाना है और इसकी रो भूल जानी है। ठीक है, इसका कॉलम भूल जाएंगे, रो भूल जाएंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, ए एक्स बी वाई, ठीक है, माइनस ए वाई बी एक्स। तो इसको ओपन करने का ये तरीका होता है मैट्रिक्स का कि जिसकी वैल्यू लिखनी है मुझे उसका रो और कॉलम, कॉलम मुझे इसको बोलते हैं जो वर्टिकल होती है और रो जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है। लेफ्ट वाली को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस राइट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे। आई जे के साथ माइनस होता है वो मैंने आपको बता दिया वो किस तरह से उसको प्लस किया उसने। ठीक है, फिर के को, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ओपन करने का वे होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की देखी। यहाँ तक ना आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो गया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपने डिफाइन क्या किया है कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस रिप्रेजेंट करके जीएस को लिखा जाता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, राइट हैंड रूल से इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, आपके पास कोई एक एग्जांपल लाजमी याद कर लीजिएगा। आगे उसकी प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। फिर हमारे पास है कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, हमने यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में भी उसको देखा। ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर के लिए, फिर मैट्रिक्स के लिए, एक्स कह लें उसके लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। डिस्क्राइब द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट बताना है और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट में मुझे इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की, और इसका फार्मूला तो आप ऑटोमेटिकली मुझे साथ में करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, ये फार्मूला, ये शॉर्ट में, और ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। राइट हैंड रूल भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा ये जो यूनिट वेक्टर्स का मैंने अलग से आपको बताया ना, ये आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे ये इक्वल होता है 0 के, और जो हमारे पास आई क्रॉस जे
किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है। ये मैंने कहा था ये आपने ना सर्कल याद करना है, ठीक है। ये आपके पास बच्चे मोस्ट कॉमनली ना एमसीक्यूज में चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे हमारे पास ना एक अलहदा से फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ये अलहदा से ना लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, मतलब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस कहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है, या क्या है इसको एडवांटेज क्या है। कहते हैं जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, ये हमें किसी प्लेन के एरिया की इंफॉर्मेशन भी देता है। मतलब अगर मुझे वेक्टर प्रोडक्ट का पता होगा तो मैं एरिया को फाइंड आउट कर सकती हूँ, या एरिया होगा तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट का पता चल सकता है। किस तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं सपोज करिए ये एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है। प्लेन मतलब जिसको बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। या 2D केस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सपोज कर लें, ठीक है। जिसमें वैसे प्लेन उसी को बोलते हैं जिसमें 2 एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पे 2 एक्सिस ही हैं। या फिर हमारे पास कह लें कि इस प्लेन में ना हमारे पास मैं कहती हूँ दो साइड्स को ना वेक्टर्स के रिप्रेजेंट किया गया। एक साइड को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया गया, अब दूसरी साइड को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया गया। इसको देखने से पहले ना एरिया याद रखिएगा। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर किसी भी हमने चीज़ का स्पेसिफिकली अगर प्लेन का या बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लेंथ को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब विड्थ को अभी हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या कर देता है, एरिया देता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये माइंड में रखिए। अब ये मेरे पास एक बॉक्स है और मैं इसमें कह रही हूँ कि सपोज करें कि मेरे पास क्या है, वेक्टर ए है जो इसका एक्स का एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर बी है जो इसकी सेकंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, टू एडजेसेंट साइड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। अब हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी लेना है। ए क्रॉस बी बच्चे कैसे लेते हैं, ए क्रॉस बी हम लेते हैं, ए क्रॉस बी हम अगर सिंप्लीफिकली क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमारे पास क्या होता है, ए बी और क्रॉस की जगह हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ना बच्चे मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे ना मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने का पर्पस क्या है कि यहाँ पे हम एन कैप नहीं लगाएंगे कि डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है ए बी साइन थीटा। अब इसको ना हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। पहले वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फिर हम क्या करें, वेक्टर बी का कंपोनेंट लें, बी साइन थीटा। मतलब वेक्टर बी का कंपोनेंट लें कौन सा, साइन थीटा वाला, ठीक है। तो हमने अगर मैं इसको लहदा लिख लेती हूँ, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट जो उसका साइन थीटा। अब कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं ये हमने पढ़ा। ये जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ा था ना, तो हमने कहा था हम एक वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ये जो वाई एक्सिस वाला यहाँ से स्टार्ट से यहाँ तक कंपोनेंट होता है ना, इसका वाई कंपोनेंट होता है। और ए वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है ना बच्चे, उसको हम लोग लिखते हैं ए साइन थीटा से, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर या अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, जितना ये उतना ही है ना, तो हम इसको भी ए वाई बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। वो किसके इक्वल होते हैं, ए साइन थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन शॉर्ट वर्ड्स अगर हम बात करें, ये हम लोगों ने ना वैल्यू निकाली थी। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का वो साइन थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब है अब यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी, तो मुझे किसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, मुझे बी के कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो मैं बी के एंड पॉइंट से ना एक डॉटेड लाइन लगाऊंगी, ठीक है, जहां पे ये जो जाके टच करेगा। अब ये वाली जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी वाई। और बी वाई किसके इक्वल होता है, बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास मैंने कौन सा कंपोनेंट लेना है, बी साइन थीटा लेना है, ठीक है। ये जो बी का मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व किया, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लूंगी, और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, किसका, एक तो मेरे पास इसकी विड्थ है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, बी साइन थीटा। ये मुझे आपको नहीं लग रहा कि ये हाइट के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या ले लूंगी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब दो साइड्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आपको क्या देता है, वो तो आपको एरिया देता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया था, दो वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड ली थी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ली और वो हमने प्रूव किया कि वो किसके इक्वल होता है, वो एरिया के होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि दो वेक्टर्स हमने रिप्रेजेंट किए, दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, ए क्रॉस बी। तो ए को इस तरह से लिख दे, बी साइन थीटा, मतलब मैंने वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाने हैं। बी के कंपोनेंट्स बनाने का मतलब क्या, उसके एंड पॉइंट से डॉटेड लाइन लगा दे।
एक इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। आपने कौन सा लेना है, आपने वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेने का मतलब है ये आपके पास हाइट दे रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास एक है, इसकी विड्थ है। तो अगर मैं इसकी विड्थ को, इसकी लेंथ को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दो साइड्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया देता है। तो कहता है ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपको क्या देगा, इसका एरिया देगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। कहते हैं अगर आपने यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखनी हो ना तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, वो यहाँ पे किसी भी सरफेस से ना आउटवर्ड आप एक नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल वो क्या होगा, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। या फिर हम इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड रूल के जरिए भी कि ए क्रॉस बी को जब आप रोटेट करवाएंगे फर्स्ट वेक्टर को अलोंग सेकंड वेक्टर, तो जो आपके पास डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड होगी। तो एन कैप आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा जो नॉर्मल टू दी प्लेन होगी। नॉर्मल टू दी प्लेन का मतलब है बच्चे इस प्लेन के साथ इसका एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारे पास इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। या आपकी एक्सरसाइज का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डज द क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, कि आप उसकी किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली इसमें आ जाती है। तो अभी जो हमने टॉपिक किया वो इसमें आ जाएगा। मजीद से कुछ पूछा हो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।